नमस्कार और स्वागत है। आज हम पिलाटीज की दुनिया में कह सकते हैं कि थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खास नज़रिए से। हमारे सामने पिलाटीज प्रशिक्षक कैरोलिन बर्जर डी फेमिनी का एक इंटरव्यू है, और ये सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है। ये पिलाटीज को एक कला से विज्ञान बनाने के बारे में है। बिल्कुल। हम एक खास ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं जिसका जिक्र इस इंटरव्यू में बार बार आया है, इंजरी स्पेशल पॉपुलेशन यानी आईएसपी। और आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये ट्रेनिंग पिलाटेस इंस्ट्रक्टर्स के लिए सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन से बढ़कर एक ज़रूरत क्यों बनती जा रही है। हाँ, और हम ये भी जानेंगे कि जो सामान्य ट्रेनिंग है जैसे मैट वर्क और रिफॉर्मर, वो कहाँ पर थोड़ी अधूरी रह जाती हैं, और ये आईएसपी उस कमी को कैसे पूरा करती है। ये एक कुछ और व्यायाम सीखने के बारे में नहीं है ना? ये एक चोटिल या कह सकते हैं कि खास ज़रूरतों वाले शरीर की भाषा को समझने के बारे में है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। मैट वर्क या रिफॉर्मर जैसी ट्रेनिंग, जिन्हें पिलेट्स की नींव माना जाता है, वो अपने आप में काफ़ी क्यों नहीं है? आखिरकार लाखों लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। और देखिए, इंटरव्यू के मुताबिक ये ट्रेनिंग एक बेहतरीन और मजबूत आधार देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपको पिलेट्स के सिद्धांत सिखाते हैं, व्यायामों की पूरी लिस्ट, सही पोस्चर, सब कुछ। लेकिन उनकी एक सीमा है। वो मुख्य रूप से एक स्वस्थ, एक सामान्य शरीर के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कैरोलिन बहुत साफ कहती हैं कि उनके स्टूडियो में सिर्फ फिट एथलीट नहीं आते। सही बात है। असल दुनिया में तो हर तरह के लोग आते होंगे। उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें सालों से कमर में दर्द है, जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, जिनके घुटने की सर्जरी हुई है, या जिन्हें स्कोलियोसिस जैसी कोई स्थिति है। यह है स्पेशल पॉपुलेशन। और इन शरीरों के लिए एक स्टैंडर्ड एक साइज सब पर फिट वाला नजरिया, वो ना सिर्फ अप्रभावी हो सकता बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा जोखिम है। खतरनाक भी हो सकता है। जो सामान्य ट्रेनिंग है वो आपको ये नहीं सिखाती कि एक चोटिल डिस्क, एक कमजोर लिगामेंट या एक ऑपरेटेड जोड़ की बायोमैकेनिक्स क्या है। आप एक स्टैंडर्ड व्यायाम सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चोट की बारीकियों को नहीं समझते तो आप अनजाने में समस्या को और बढ़ा सकते हैं। आईएसपी ट्रेनिंग इसी खाली जगह को भरती है। ये पिलाटीज को फिटनेस की दुनिया से निकालकर मस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में ले जाती है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की जगह लेने के लिए नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके एक जानकार और महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में। इंटरव्यू में कैरोलिन एक बहुत दमदार बात कहती हैं। वो कहती हैं कि सवाल ये नहीं है कि आप कितने व्यायाम जानते हैं, बल्कि ये है कि आप एक ऑपरेटेड कूल्हे या एक कमजोर डिस्क के साथ क्या करना जानते हैं। और मुझे लगता है यहीं से ये चर्चा बहुत गहरी हो जाती है। बिल्कुल। आईएसपी सिर्फ व्यायामों की एक और लिस्ट नहीं सिखाती, वो प्रशिक्षकों को क्यों सिखाती है, बायोमैकेनिक्स की एक गहरी समझ देती है। जैसे कमर दर्द वाले किसी व्यक्ति को स्पाइन को आगे मोड़ने वाला व्यायाम देना पहली नज़र में अच्छा लग सकता है कि चलो गतिशीलता बढ़ाते हैं। लेकिन अगर प्रशिक्षक सेगमेंटल स्टेबिलिटी हर वर्टिब्रा के लेवल पर स्थिरता या ट्रांसवर्स और मल्टीफिडस जैसी गहरी मांसपेशियों की भूमिका को नहीं समझता, तो वो अनजाने में उस अस्थिर डिस्क पर और दबाव डाल सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कौन सा व्यायाम करना है, बल्कि ये जानना है कि शरीर के अंदर असल में क्या हो रहा है। मुझे लगता है इंटरव्यू में इसी से जुड़ी एक बात थी, दो खास तरह की स्थिरता के बारे में, फॉर्म क्लोजर और फोर्स क्लोजर। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर मुझे लगता है कि ये इस पहेली के बहुत अहम टुकड़े हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दो कॉन्सेप्ट्स आईएसपी की आत्मा है, और ये उतने जटिल नहीं है जितना लगते हैं। इन्हें समझने का एक अच्छा तरीका है एक पुराने पत्थर के मेहराब एक स्टोन आर्च के बारे में सोचना। ठीक है, एक पत्थर का मेहराब। हाँ, उन पत्थरों का आकार और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे में कैसे फिट होते हैं, जिससे वो मेहराब बिना किसी सीमेंट के भी खड़ा रहता है। वो है फॉर्म क्लोजर। ये हमारे ढांचे से मिलने वाली स्थिरता है। हमारी श्रोणी यानी पेल्विस का आकार, जोड़ों का एक दूसरे में फिट होना, लिगामेंट्स का तनाव, ये सब एक तरह का पैसिव लॉक है। अच्छा, ये समझ आया। ढांचे की अपनी स्थिरता। तो फिर फोर्स क्लोजर क्या है? अब सोचिए कि उस पत्थर के मेहराब में थोड़ी दरार आ गई है, वो थोड़ा अस्थिर हो गया है। अब आप उसे सहारा देने के लिए क्या करेंगे? आप उसके चारों ओर लोहे की पट्टियां या मजबूत रस्सियां कसकर बांध देंगे।
वो बाहरी सहारा जो सक्रिय रूप से उस ढांचे को एक साथ रख रहा है वो है फोर्स क्लोजर। हमारे शरीर में ये काम हमारी मांसपेशियां, फाशियाज और हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, पेल्विक फ्लोर, मल्टीफिडस, ये गहरी मांसपेशियां जब सही समय पर सक्रिय होती हैं तो वे जोड़ों को स्थिर करती हैं। वाह, ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है। तो एक आईएसपी प्रशिक्षित प्रशिक्षक ये देखता है कि किसी व्यक्ति का फोर्स क्लोजर कहाँ कमजोर है, जैसे किसी लिगामेंट में चोट, और फिर सिखाता है कि उस कमी को पूरा करने के लिए फोर्स क्लोजर यानी मांसपेशियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। एकदम सही। ये हर व्यायाम के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। अब आप सिर्फ ब्रिज एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, आप ग्लूट्स को सक्रिय करके सैक्रोइलियक जोड़ पर फोर्स क्लोजर बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। लेकिन ये सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों की बात नहीं है। इंटरव्यू में न्यूरल कंट्रोल यानी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण और दर्द के मनोविज्ञान का भी जिक्र है। ये इस तस्वीर में कैसे फिट होता है? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण परत है। चोट सिर्फ एक टिश्यू, एक मांसपेशी या एक डिस्क को नहीं लगती, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर भी एक गहरा निशान छोड़ती है। नर्वस सिस्टम का काम हमें बचाना है और चोट के बाद वो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक हो जाता है। आप इसे एक बहुत सेंसिटिव कार अलार्म की तरह समझ सकते हैं जो हवा के झोंके से भी बजने लगता है। तो शरीर उन हरकतों से डरने लगता है जो पहले सामान्य थी। हाँ, इससे मांसपेशियों में अनचाही जकड़न होती है, बचाव वाले मूवमेंट पैटर्न बनते हैं और हिलने डुलने का एक वास्तविक डर पैदा हो सकता है जिसे किनेसियोफोबिया कहते हैं। व्यक्ति दर्द के डर से हिलना डुलना ही कम कर देता है, जो असल में समस्या को और बढ़ा देता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब प्रशिक्षक सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्रेनर नहीं, बल्कि क्लाइंट के नर्वस सिस्टम के साथ काम करने वाले एक गाइड बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसीलिए आईएसपी प्रशिक्षक सिर्फ पैर उठाओ या पेट अंदर खींचो जैसे निर्देश नहीं देते हैं। वे कहते हैं, देखो कि क्या तुम इस हरकत के दौरान सांस ले सकते हो, या कूल्हे को सॉकेट में तैरने दो, उसे जकड़ो मत, महसूस करो कि तुम्हारी पीठ में क्या हो रहा है। वे फीडबैक, धीमी गति और सांस का इस्तेमाल करके उस मोटर मैप को फिर से प्रोग्राम करने में मदद करते हैं जो चोट के कारण बदल गया है। यह क्लाइंट के साथ एक सह निर्माण की प्रक्रिया बन जाती है। ये सुनना ही कितना सशक्त करने वाला लगता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सालों से दर्द में हो और उसे लगने लगा हो कि उसका शरीर अब उसका दुश्मन बन गया है। ये सोच के हम मिलकर समाधान खोजते हैं, ये अपने आप में ही आधा इलाज हो सकता है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर प्रशिक्षक इतनी गहराई में जाकर बायोमैकेनिक्स और न्यूरोलॉजी समझने लगेंगे तो क्या वे अपनी हदें पार करके खुद को एक सेमी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं समझने लगेंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और कैरोलिन इंटरव्यू में इस पर बहुत जोर देती हैं। आईएसपी प्रशिक्षकों को मेडिकल थेरेपिस्ट नहीं बनाती है, बल्कि ये उन्हें उनकी सीमाओं के बारे में बहुत स्पष्ट करती है। ये उन्हें एक तरह का पैरामेडिकल ज्ञान देती है ताकि वे आंख बंद करके काम ना करें। वे सीखते हैं कि उनकी क्षमता कहाँ खत्म होती है और कब क्लाइंट को डॉक्टर या फिजियो के पास वापस भेजना जरूरी है। नैतिक जिम्मेदारी इस ट्रेनिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये असल में सीमाओं को धुंधला करने के बजाय उन्हें और साफ करती हैं। और ये स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग को कैसे बेहतर बनाता है? ये उन्हें एक साझा भाषा सिखाता है। इंटरव्यू में एक बेहतरीन उदाहरण है। एक आईएसपी प्रशिक्षक एक फिजियो को ये बता सकता है कि मैं आपके मरीज के साथ कूल्हे के आसपास फोर्स क्लोजर को बहाल करने पर फोकस कर रही हूँ। हम फ्लेक्शन की बड़ी रेंज से बच रहे हैं और फिलहाल आइसोमेट्रिक काम पर जोर दे रहे हैं। जब एक फिजियो ये सुनता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये प्रशिक्षक समझता है कि क्या हो रहा है। इससे एक भरोसा बनता है। फिजियो को पता होता है कि उनका मरीज सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल, इससे विश्वास बनता है और क्लाइंट को एक सुसंगत और जुड़ी हुई देखभाल मिलती है। प्रशिक्षक पुनर्वास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है, न कि एक अलग थलग दुनिया। ये क्लाइंट के चारों ओर एक केयर टीम बनाने जैसा है। तो इस ट्रेनिंग के बाद एक प्रशिक्षक में असल में क्या बदलाव आता है? वो क्लास में अलग क्या करते हैं? उनका पूरा ध्यान बदल जाता है। वो व्यायाम पर कम और क्लाइंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। ट्रेनिंग से पहले वे शायद रेपिटेशंस की संख्या या व्यायाम के बाहरी रूप पर ध्यान देते थे। ट्रेनिंग के बाद वे उन छोटी छोटी चीजों को पढ़ने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आती थी। क्लाइंट के चेहरे पर आई एक छोटी सी शिकन, कंधे का हल्का सा मुड़ना, सांस का अचानक रुक जाना, ये सब उनके लिए डेटा पॉइंट बन जाते हैं। उनका नजरिया क्लिनिकल हो जाता है,
लेकिन अपना मानवीय स्पर्श खोए बिना। और क्लाइंट के साथ रिश्ते का क्या, वो कैसे बदलता है? रिश्ता, मैं विशेषज्ञ हूं, तुम करो से बदलकर हम मिलकर समाधान खोजते हैं वाला हो जाता है। प्रशिक्षक सवाल ज्यादा पूछता है, क्लाइंट की अनुभूति को ज्यादा सुनता है, और अगर शरीर कुछ और संकेत दे रहा है तो बीच सेशन में अपनी योजना बदलने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। एक चोटिल व्यक्ति के लिए ये सह निर्माण बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये उन्हें अपने शरीर पर शक्ति वापस देता है। और ये सिर्फ चोटिल लोगों के लिए नहीं है ना? ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। इंटरव्यू में उच्च स्तरीय एथलीटों का भी जिक्र है, जिन्हें हम आमतौर पे स्पेशल पॉपुलेशन नहीं मानते। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। उच्च स्तरीय एथलीट भी एक बहुत जोखिम वाली आबादी है। उनमें अक्सर बार बार होने वाली सूक्ष्म चोटें और मांसपेशियों में असंतुलन होते हैं, जिन्हें वो परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए नज़रअंदाज करते हैं। आईएसपी प्रशिक्षक को ये देखने में मदद करती है कि जो पहले से मजबूत है, उसे और मजबूत करने के बजाय पूरे सिस्टम में समग्र सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। तो ये एक तरह से चोट की रोकथाम का एक बहुत ही उन्नत उपकरण बन जाता है। बिल्कुल, ये चोट की रोकथाम का एक उच्च स्तरीय उपकरण है। एक आईएसपी प्रशिक्षक एक एथलीट के मूवमेंट पैटर्न में उन सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान सकता है, जो आगे चलकर बड़ी चोट का कारण बन सकती हैं। ये उस एथलीट को महीनों तक खेल से बाहर होने से बचा सकता है। ये एथलीट के शरीर के लिए एक तरह का क्वालिटी इंश्योरेंस बन जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या आईएसपी भविष्य में पिलेट्स प्रशिक्षकों के लिए एक मानक बन सकता है? क्या ये एक जरूरी योग्यता हो जानी चाहिए? कैरोलिन का तो यही मानना है। वो इसे एक वैकल्पिक प्लस होने के बजाय मूलभूत पाठ्यक्रम का एक तार्किक अगला कदम मानती हैं। और अगर आप समाज के रुझानों को देखें, हमारी आबादी की उम्र बढ़ रही है, गतिहीन जीवन शैली आम है, पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ग्राहकों की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। जो प्रशिक्षक इन जटिल ज़रूरतों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं, जाहिर है उनकी विश्वसनीयता और मांग बढ़ेगी। डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने मरीजों को उन्हीं प्रशिक्षकों के पास भेजना चाहेंगे जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल समझ में आता है। भविष्य में शायद एक गैर प्रशिक्षित प्रशिक्षक के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। इंटरव्यू के अंत में कैरोलिन आईएसपी की पूरी भावना को 3 बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में सारांशित करती हैं। हाँ, और वे शब्द इस पूरी चर्चा का सार है। पहला शब्द है स्पष्टता, लुसिडिटी। इसका मतलब है चोटिल शरीर की वास्तविकता को ईमानदारी से स्वीकार करना, और साथ ही एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करना। ये जानना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं, और कब मदद मांगनी है। इसमें कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी है। दूसरा है सटीकता, प्रिसिजन। ये तो हमने देखा ही है। हाँ, इसका मतलब है कि हर निर्देशात्मक विकल्प को सोच समझकर चुनना, जो बायोमैकेनिक्स और न्यूरोलॉजी की ठोस समझ पर आधारित हो। आप बस कोई भी व्यायाम नहीं करा रहे हैं, हर हरकत के पीछे एक स्पष्ट सोचा समझा कारण है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, गठबंधन, अलायंस। ये सब कुछ एक साथ लाता है। ये क्लाइंट के साथ एक साझेदारी है, जो अपनी रिकवरी में एक सक्रिय भागीदार बनता है। यह स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के साथ एक साझेदारी है, और यह खुद के साथ भी एक साझेदारी है, जब आप हमेशा सीखने और जिम्मेदारी से काम करने का फैसला करते हैं। इंटरव्यू का अंतिम वाक्य भी बहुत प्रभावशाली है, जो इस पूरी ट्रेनिंग के प्रभाव को बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, सच में। प्रशिक्षक के लिए आईएसपी संदेह को विवेक में बदल देती है, क्लाइंट के लिए या हिलने डुलने के डर को फिर से पाए गए आत्मविश्वास में बदल देती है। इससे बेहतर तरीके से शायद ही कहा जा सकता है। तो हमने जो समझा वो ये है कि आईएसपी जैसी विशेष ट्रेनिंग पिलाटेस को सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाले व्यायाम से कहीं आगे ले जाती है। यह इसे स्वास्थ्य और उपचार के लिए एक सटीक, जिम्मेदार और शक्तिशाली उपकरण में बदल देती है। यह प्रशिक्षकों को सिखाती है कि एक चोटिल शरीर कोई बाधा नहीं है जिससे बचना है, बल्कि ये एक कहानी है जिसे सम्मान और सटीकता के साथ समझने और सुनने की जरूरत है। और यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। विशेषज्ञता और गहन ज्ञान का ये मॉडल फिटनेस और वेलनेस के दूसरे क्षेत्रों जैसे योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या यहाँ तक कि न्यूट्रिशन कोचिंग पर कैसे लागू हो सकता है। वो कौन सा बिंदु है जब एक सामान्य, सबके लिए एक जैसा दृष्टिकोण अपर्याप्त या जोखिम भरा हो जाता है, और हमें उस विषय की गहरी समझ की ओर बढ़ने की जरूरत होती है। इस पर विचार करने के लिए हम आपको छोड़ते हैं।